हेलो भाई, मैं अरविंद कुमार गोस्वामी आज किशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोगों का चैनल का नाम RCI-UP 110 कैपिटल है। इस नाम से मैं अगर शो कर रहा होगा तो आप लोग घबराएंगे नहीं। उसी चैनल का नया नाम दिया गया है, सारा लेटर कैपिटल में रहेगा और लेटेस्ट हमारा जो कोई भी इंफॉर्मेशन होगा उस प्लेटफॉर्म पर दिया जाएगा। आज मैं जो पिछले दिनों का था उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मिर्गी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। दिव्यांगता का आइडेंटिफिकेशन, दिव्यांगता का प्रकार, कितने प्रकार की दिव्यांगता है, कितना हम लोगों को पढ़ना है। उसी में एक मिर्गी के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। मिर्गी क्या है, कल चर्चा हुआ था। उसके बाद आगे आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मिर्गी का जो है एपिलेप्सी इसको कहा जाता है। एपिलेप्सी के दो रूप हमें दिखाई देते हैं। दो रूप कौन कौन से हैं? संरचनात्मक मिर्गी, यह मिर्गी का वह अंश है जिसकी उत्पत्ति से संबंधित समस्त कारकों निश्चित भूमिका का कारण करता है। वस्तुतः यह कारक दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? मस्तिष्क की किसी दुर्घटना के कारण गंभीर क्षतिग्रस्तता। किसी दुर्घटना के कारण अगर हमारा मस्तिष्क में गंभीर क्षति होती है, चोट लगता है, तो ये भी एक कारण होता है। क्योंकि यह रोग भी ऐसा है, कल आप लोगों को बताया गया कि यह तंत्रिका विकार है। ये हमारा न्यूरो सिस्टम को प्रभावित करता है। जो हमारा शरीर है, नर्वस सिस्टम है, वो कहीं क्षतिग्रस्त होता है, उसमें उद्धता होती है, तो मिर्गी जैसा रोग का जन्म होता है। तो गंभीर चोट लगने के कंडीशंस में मस्तिष्क की किसी गंभीर बीमारी जैसे तीव्र बुखार, अत्यधिक बीमारी या अन्य औषधि सेवन से उत्पन्न मस्तिष्क की क्षति, औषधि बहुत प्रकार के ओवरडोज कर लेते हैं, या मद्यपान यानी कि मदिरा का सेवन आवश्यकता से ज्यादा किया जाता है। अचानक आप लोग सुने होंगे शरीर का टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है। डॉक्टर बताता है किसी किस्म के 104 डिग्री बुखार होता है। हमारे शरीर की जो सहन क्षमता है नॉर्मली 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा बुखार जब होता है तो हमारे किसी अंग को भी प्रभावित कर सकता है। और अक्सर बच्चों में ये देखा जाता है, उनके माँ बाप को ये देखना होता है कि बच्चों में अत्यधिक बुखार ना होता है, क्योंकि बच्चे का शरीर जो होता है बहुत ज़्यादा रोग प्रतिरोधी नहीं होता है। तो बच्चों को उस कंडीशन में जब तीव्र बुखार अचानक हो जाता है तो बहुत क्षति होती है। पता जब मिर्गी का आगे उत्पत्ति आधार स्पष्ट होता है तो इस प्रकार के मिर्गी को लक्षणात्मक मिर्गी के नाम। यहाँ पर स्पष्ट है कि किसी गंभीर दुर्घटना में हमारे मस्तिष्क की क्षति हो रही है, किसी गंभीर बीमारी, अत्यधिक नशा करने से, शराब का सेवन करने से या अन्य ओवरडोज
कि उसका उत्पत्ति का आधार क्या है, तो उसको लक्षणात्मक मृगी कहा जाता है। और दूसरा है अज्ञात हेतु। जब मृगी की उत्पत्ति का कोई व्यावहारिक कारण ज्ञात नहीं हो पाता है, तो इस प्रकार के मृगी को अज्ञात हेतु मृगी कहते हैं। ऐसे प्रारूप का आधार सामान्य न होकर व्यक्ति विशेष के अपने विचित्र शिव गुणों को ही देने होता है। इस प्रकार के मृगी को तात्विक मृगी या वास्तविक मृगी के नाम से हम पुकारते हैं। इस प्रकार की मृगी को हम किस नाम से पुकारते हैं? तात्विक मृगी, जिसका कोई कारण हमें मालूम नहीं है, कोई क्षति हमारे शरीर को नहीं हुई है। मृगी का हेतुकी विज्ञान या कारण, एशियोलॉजी ऑफ एपिलेप्सी, इसके जैविक कारक क्या क्या है? आनुवंशिकता। हार्वर्ड एवं लेनोक्स 1960 में अपने अध्ययनों के आधार पर इस प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि मृगी की आनुवंशिकता वाले परिवारों में इस रोग के घटित होने की 3 गुना अधिक संभावना होती है। आनुवंशिकता एक ऐसी चीज है कि माता पिता के गुणसूत्र उनके बच्चों में जाते हैं, तो कोई भी गंभीर बीमारी जो आनुवंशिक आधार पर चलने वाली बीमारी होती है, जैसे अस्थमा की होने के चांसेस आते हैं, एपिलेप्सी है, लिप्रेसी है, ये बीमारियां आनुवंशिक आधार पर चलती हैं। तो जिसके पूर्व में कोई भी व्यक्ति है, उसके पूर्वजों में किसी पर उनके परिवार के जो पूर्वज हैं, कोई इस रोग से ग्रसित था, तो वैसे परिवार के बच्चों में मृगी होने की संभावना सामान्य की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा रहती है, जबकि सामान्य परिवारों में 1/3 संभावना रहती है। मान ले रहे हैं कि 100% जो मृगी से ग्रसित, पूर्व से ग्रसित परिवार है, उनमें संभावना रहेगी तो 33% सामान्य परिवारों में रहती है, तो उसकी अपेक्षा काफी कम होती है। ये कह रहे हैं हार्वर्ड एवं लेनोक्स 1960 में, और हेलोवाज क्या कर रहे हैं 1961 में, कि यदि मृगी रोग बाल्यावस्था में पाया गया है, तो यह प्रायः आनुवंशिकता का ही सूचक होता है। यह कह रहे हैं कि जो रोग का नाम पर हम लोग देखे, क्या देखे कि कोई बीमारी, कोई दुर्घटना से पहले हो रही है, इसका कारण ज्ञात नहीं है, बच्चों में हो रही है, बाल्यावस्था में है, तो उसका रीजन क्या है? आनुवंशिकता है उसका आधार। आनुवंशिकता के आधार पर यह रोग हो रहा है। इसका डायग्नोस्टिक स्टडीज क्या है? नैदानिक अध्ययन। इन अध्ययनों में मस्तिष्क विकारों के उत्पन्न होने तथा उसके फलस्वरूप मृगी उत्पन्न होने के कारणों का अध्ययन किया गया। डायग्नोस्टिक स्टडीज में मृगी से उत्पन्न होने के कारण का अध्ययन किया गया है। अध्ययन के परिणाम स्वरूप क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं? बालक के जन्म के समय मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त होने से या जन्म के बाद किसी दुर्घटना में मस्तिष्क में चोट लगने से या फिर और किसी अवस्था में यदि मस्तिष्क में किसी भी कारण से कोई विकार या दोष उत्पन्न हो जाता है, तो यह रोग उत्पन्न होता है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के समय आप लोगों को दिव्यांगता के कारण
ये जो चैप्टर है फर्स्ट पेपर है, इसमें पूर्व में आपको बताया गया है कि दिव्यांग होने के लिए इसके क्या क्या कारण हैं। प्रसव से पूर्व माताओं को बरती जाने वाली सावधानियां, प्रसव के समय, प्रसव के बाद कंडीशंस, आनुवंशिकता, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। या कोई महामारी जैसे पोलियो, क्या था, एक महामारी था, पूरी दुनिया इससे प्रभावित थी। तो जब इसका टीका का इजाद हुआ तो हमारा देश काफी हद तक इस पे काबू पा लिया है। 90 के दशक में पोलियो से ग्रसित बच्चों की संख्या काफी अधिक थी, जिसमें अब काफी कमी आई है। बार बार एक्सरे होना, सोनोग्राफी होना, प्रसव से पूर्व या पूर्व माताओं को एल्कोहल का सेवन, किसी नशा का सेवन, ये सब करने या कहीं गिरने से, चोट लगने से, दुर्घटना होने से, बहुत सारे रीजन आपको बताया गया है। तो बालों के जन्म के समय मस्तिष्क अगर क्षतिग्रस्त हो रहा है या बाद के समय में कोई चोट लग रहा है, गंभीर चोट लग रहा है मस्तिष्क में, तो उसके चलते भी यह रोग जो है एपिलेप्सी का रोग उत्पन्न हो जाता है। जैसे ब्रेन ट्यूमर, मस्तिष्कीय कुसंरचना, ब्रेन मालफॉर्मेशन या ब्रेन ट्यूमर, मस्तिष्क में रक्त परिवहन या धमनियां संबंधित दोष उत्पन्न हो जाना या विघटनकारी विकृतियों का उत्पन्न हो जाना भी इसका कारण है। जैसे हमारे ब्रेन में ट्यूमर है या कोई मस्तिष्क का संरचना ही गलत है या ब्लड सर्कुलेशन में कोई दोष है, तो ऐसी कंडीशंस में हमें एपिलेप्सी का झटका लग सकता है। कल ही आप लोगों को मैंने बताया कि गंभीर कंडीशंस में क्या होता है, व्यक्ति अचानक गिर जाता है जब उसका दौरा पड़ता है। दूसरा जो है नॉर्मल दौरा, उसमें व्यक्ति को भी समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए वो प्रभावित होता है। कुछ सेकंड्स के लिए व्यक्ति अपना आप को भंग कर सकता है, कहीं अपने आप को चोट लगा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, ये भी उसी का कारण है। मस्तिष्कीय तरंग अध्ययन क्या है? ब्रेन वेव स्टडीज व्यक्ति की मस्तिष्कीय तरंगों का अध्ययन प्रमस्तिष्कीय विद्युत तरंगों, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ (EEG) इसको कहा जाता है। मृत्यु के चरण में यह तापमान अलग प्रकार की प्राप्त होती है। स्नायु क्रिया विज्ञान अध्ययनों के आधार पर यह ज्ञात हो चुका है कि न्यूरोलॉजिक अस्थिरता के कारण यह संरचनात्मक अथवा मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स है जो अत्यधिक अथवा अति न्यूरोनल फाइलिंग के कारण उत्पन्न होते हैं। जो हमारे प्रमस्तिष्कीय विद्युत तरंगें को कैलकुलेट करने वाली जो गणना है EEG उसको कहा जाता है। ये क्या हमारे शरीर के तापमान की अलग अलग प्रकार की गणना करती है। और जब न्यूरोलॉजी का अध्ययन किया जाता है उसमें मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स या न्यूरोनल फाइलिंग के कारण हमें पता चलता है कि यह रोग उत्पन्न हो रहा है। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है? साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि किसी न किसी प्रकार के मस्तिष्कीय विकारों के फलस्वरूप ही मृत्यु रोग की उत्पत्ति होती है। मस्तिष्कीय विकारों के फलस्वरूप साइकोलॉजिस्ट क्या कह रहा है कि हमारे मस्तिष्क में कोई विकार है, उसी के फलस्वरूप मृत्यु रोग की उत्पत्ति होती है। किंतु मृत्यु के कुछ गौण अथवा अवक्षेपी कारण भी होते हैं।
अनेक प्रकार के संवेदी, बौद्धिक तथा संवेदी उद्दीपक पूर्वकृत रोगियों में मिर्गी का दौरा उत्पन्न कर देते हैं, जैसे टेलीविजन का लुभाना, विशेष आवृत्ति का संगीत स्वर, विशिष्ट प्रकार का मानसिक तनाव या आघात अथवा सामाजिक प्रतिभा। अनेक प्रकार के कुछ फैक्टर्स भी होते हैं। साइकोलॉजिस्ट द्वारा फैक्टर्स क्या होते हैं कि मिर्गी का दौरा उत्पन्न होने के कारण क्या है। जैसे टेलीविजन का सिग्नल नहीं मिलता है, वो लोग लुपाता है, वो कभी आता है कभी जाता है। विशेष आवृत्ति का संगीत स्वर बजता है, मानसिक तनाव होता है या कहीं चोट लग जाता है। इस सब के कारण भी मिर्गी का दौरा हो सकता है। इस प्रकार के तथ्यों है कि व्याख्या हेतु उत्तेजना सिद्धांत का सहारा लिया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार स्नायु कोशिकाएं एक विशेष प्रकार के उद्दीपक अथवा दोषपूर्ण स्नायु कोशिका विसर्जन होने लगते हैं, जिसके चलते मिर्गी के रोग प्रकट हो जाते हैं। मानसिक कारणों की खोज प्रमुख रूप से 3 प्रकार से क्या है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, मानसिक प्रतिबंध जिसको कहा जाता है, यानी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, मानसिक तनाव। जो लोग मानसिक रूप से मिर्गी के प्रति पूर्वग्रहित होते हैं, उन व्यक्तियों में मानसिक द्वंद, कुंठा, दौरा उत्पन्न करने में अक्षेपी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यह मानसिक प्रतिबंध क्या करता है, मस्तिष्क की कोशिकाओं के दोषमुक्त विसर्जन के लिए बंदूक के घोड़े की भांति कार्य करता है। यह स्थिति मनोबंधित मिर्गी की स्थिति में भी पाई जाती है। मानसिक द्वंद्वता, कुंठा, ये सब इफेक्ट्स जो है मस्तिष्क की कोशिकाओं को जन्म देते हैं और जिसके कारण क्या हो, यानी बंदूक के ट्रिगर से भांति कार्य करते हैं। ट्रिगर हम दबाते हैं तो क्या होता है, गोली निकल जाती है, उसी प्रकार के कार्य करते हैं। दूसरा है एपिलेप्टिक व्यक्तित्व। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने एपिलेप्टिक व्यक्तित्व का होना सिद्ध करने का प्रयास किया, किंतु ये सफल नहीं हो सके। मिर्गी रोग ग्रस्त बालकों के अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि बालक सामान्य अवस्था में अपना सामान्य समायोजन रखते हैं तथा केवल दौरे की अवस्था में ही समायोजित होने की स्थिति उत्पन्न होती है। एपिलेप्टिक व्यक्तित्व, एपिलेप्टिक पर्सनालिटी, इसमें क्या होता है, बच्चे जब दौरा होता है मिर्गी का, उसी समय वो बिखर जाते हैं, उनको पता नहीं चल रहा है क्या कर रहा है। सामान्य स्थिति में वे सामान्य बच्चों जैसा रहते हैं, उनमें बाधा कब उत्पन्न होती है, जब इसका दौरा पड़ता है तब। और तीसरा है प्रतिबंध के प्रति दोषयुक्त प्रतिक्रियाएं, डिफेक्टिव रिएक्शन टू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। जो व्यक्ति मिर्गी के शिकार होते हैं वे अति सजग रहते हैं, उनको अति सजग रहना भी चाहिए। उनमें आत्मविश्वास का अभाव होता है, आत्मनिर्भरता होती है, चिड़चिड़ापन होता है। इस प्रकार के अनेकों लक्षण उसमें जन्म देने लगते हैं, आत्मविश्वास में कमी में होती है, जिसके फलस्वरूप के रोगी अपनी सामान्य स्थितियों में भी अच्छी प्रकार के समायोजन नहीं हो सकते हैं। ऐसे रोगी की संख्या भी कुछ होती है कि जो सामान्य कंडीशन जब होता है, जब उनमें दौरे नहीं पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो सामान्य नहीं
जैसे से ग्रसित जो बच्चे हैं उनके माता पिता बहुत अति सुरक्षा के साथ उनका समायोजन करते हैं, तो यह कंडीशंस भी उनको समायोजित होने में कठिनाई उत्पन्न करता है। तीसरा है सामाजिक कारण, साइकोलॉजिकल पढ़ लें और सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है। हक में 1911 में ऐसे रोगियों के लिए एक अपना स्टडी प्रस्तुत किए हैं। उनकी स्टडी में क्या है कि निम्न सामाजिक स्तरों वाले व्यक्तियों में इस रोग की घटनाएं अधिक होती हैं। उनका मानना है कि जिनका सामाजिक स्तर लो कैटेगरी का है उनमें इस रोग की घटनाएं अधिक हैं। यही स्तर आर्थिक दृष्टि से भी अधिक संवेदी पाया गया है। वैसे भी सामाजिक मान्यताएं, विश्वास, कलंक, प्रतिबंध इस प्रकार की समस्याओं को बढ़ावा देते हैं। इन रोगियों के लिए कार चलाना वर्जित होता है, वैवाहिक संबंध ढूंढना कठिन होता है, नौकरी एवं व्यवसाय में भी काफी परेशानियां होती है, क्योंकि जोखिम भरे कार्य नहीं कर सकते। जो भी व्यक्ति इनके रोग के बारे में जान जाएगा, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो इनको रखने में सावधानी बरते, क्योंकि इनका दौरा कब आ जाए इसका कोई गारंटी नहीं है और वो क्या नुकसान पहुंचा दे। 2-3 तरह की जो जिंदगी का दौरा है वो आप लोगों को बताया गया। 3 रोगियों में वैवाहिक संबंध ढूंढना कठिन होता है, नौकरी एवं व्यवसाय में परेशानियां होती है, इनको अकेले नहीं छोड़ा जा सकता है। अकेले ये कहीं पर गिर सकते हैं, दौरा पड़ सकता है, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, अपने को नुकसान पहुंचा देंगे, तो काफी कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ता है। यद्यपि उपचार की नवीन विधियों द्वारा यह स्थिति आसान होती जा रही है, इसका उपचार भी हॉफमैन ने बताया फिनोबार्बिटल के उपयोग में कुछ सफलता प्राप्त की है। हॉफमैन ने 1911 में 1937 में पोर्टमैन एवं मैरिट ने फिनोबार्बिटल से संबंधित औषधियों के अनेक संचयों का परीक्षण करते हुए डिलेटिन की खोज की। हॉफमैन जब 1911 में फिनोबार्बिटल को उपयोग करके कुछ सफलता पाए थे, तो उसके कुछ दिनों के बाद 1937 में पोर्टमैन एवं मैरिट क्या किए कि फिनोबार्बिटल से संबंधित परीक्षण करते हुए एक डिलेटिन की खोज की। उसके पश्चात अनेक प्रभावी औषधियों का प्रयोग किया जाने वाला है। फिनोरुन नामक औषधि को मनोगतिक मिर्गी के रोगियों पर सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार ट्राइडायोन नामक औषधि पेटिट बार मिर्गी में प्रभावशाली होती है और आधुनिक समय में शल्य चिकित्सा का भी प्रयोग सफलतापूर्वक किया जाने लगा है। लेकिन इन चिकित्सा का जो शल्य चिकित्सा है इसका सीमित उपयोग है, व्यापक उपयोग नहीं है। जो औषधियों को प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तथा मस्तिष्क की विक्षिप्ति ऐसी स्थिति होती है जिससे रोगी सामान्य जीवन चिकित्सा के उपरांत व्यतीत कर सकता है। संपूर्ण उपचार कार्यक्रम में क्या होता है, रोगी का अपने रोग के प्रति उपयुक्त अभिज्ञान, पूरा ज्ञान उसको होना चाहिए। शिक्षित
ग्रैंड माल यानी कि जो व्यापक रूप से होता है 50 से 60% लोगों में होता है, उन रोगियों की अवधि को, तीव्रता को कम हम कर सकते हैं और वैसे रोगियों का ही उपचार हो सकता है। दौरे के समय क्या रोकथाम है, क्या उपचार है, ये भी जानना आप लोगों को जरूरी है। दौरों की अवधि जो होती है वो कुछ सेकेंड से लेकर के 2-3 मिनट तक भी रह जाती है। 2-3 सेकेंड से लेकर के 2-3 मिनट तक होती है। ग्रैंड माल कंडीशंस में ज्यादा देर तक सामान्य होने में रोगियों को समय लगता है। यदि दौरे लंबी अवधि तक रहे तो चिकित्सक से तत्काल परामर्श लेना चाहिए, अन्य विश्वासों में नहीं पड़ना चाहिए। कई मामले में मिर्गी की स्थिति पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अलग कंडीशन होते हैं। दोनों में अंतर का मुख्य कारण क्या है? महिलाओं और पुरुषों में शारीरिक और सामाजिक अंतर का। महिला का शरीर का संरचना, उसका सामाजिक स्तर और पुरुष का दोनों का अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो दोनों में कंडीशंस भी अलग होते हैं। जब रोगी को दौरे आ रहे हो या बेहोश पड़ा हो, झटके आ रहे हो, तो उसे साफ नरम जगह पर करवट में लेटाकर सिर के नीचे तकिया लगाकर कपड़े ढीले करके उसके मुंह में जमा लाल या थूक को रुमाल से साफ करना चाहिए। उसको क्या करेंगे? हिसाब जगह पर उसको करवट में हम लिटाएंगे, किसी भी करवट में हम लिटा सकते हैं। करवट में लिटाने से क्या होगा? जो मुंह से झाग वगैरह निकल रहा है वो नीचे भी गिर सकता है और रोगी को सामान्य होने में मदद मिलेगा। ऐसे उसको हम निढाल छोड़ देंगे, वो कंडीशन उसके लिए खराब होगा और उसके मुंह में जो झाग वगैरह निकल रहा है उसको साफ कपड़े से हम पोंछ देंगे। उसका कपड़ा जो टाइट कपड़ा है, वैसे लोगों को टाइट कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, ढीले ढाल वस्त्र पहनना चाहिए। तो उनका शरीर का जो कपड़ा है उसको ढीले कर सकते हैं। दौरे के काल और अंतराल के समय को ध्यान में रखना चाहिए। ये दौरा दिखने में भले ही भयानक होते हो पर असल में खतरनाक नहीं होते। दौरे के समय इनके अलावा कुछ और नहीं करना होगा, अपने आप कुछ मिनटों में समाप्त हो जाता है। रोगी को जूते, चप्पल या प्याज नहीं सुहाना चाहिए और न ही उनका हाथ, पांव और शरीर दबाना चाहिए, न ही हथेली और तलवों की मालिश भी नहीं करनी चाहिए। मुंह में कुछ नहीं फंसना है, मुंह में जबरदस्ती उंगली भी नहीं लगाना है क्योंकि उनका दांत बैठ जाता है। यदि दांतों के बीच जीभ फंसी हो तो उंगली से अंदर कर देनी चाहिए। मिर्गी के रोगी को खाना क्या दे सकते हैं? वो सामान्य खाना खा सकते हैं, उन्हें किसी भोजन से कोई परहेज की आवश्यकता नहीं है। व्रत उपवास रोजे आदि रखने से कुछ रोगियों में दौरे पड़ सकते हैं। ऐसे रोगियों को क्या करना है? व्रत उपवास रोजे वगैरह कम करना होता है, नहीं तो उससे उनका दौरा पड़ सकता है। इसके लिए पेट में आवश्यक रूप से खाना पानी रहना चाहिए, पेट भरा रहना चाहिए। मिर्गी रोगी का विवाह हो सकता है, जो प्रजनन भी कर सकते हैं। गर्भवती होने पर महिला को दौरे रोकने की गोलियां नियमित लेते रहना चाहिए ताकि गर्भावस्था के समय कोई उनको चोट न पहुंचे। डॉक्टर से सलाह लेकर के वो गोली लेकर के प्रजनन कर सकते हैं। गोलियां लेने वाली महिलाएं स्तनपान भी करा सकती हैं। मिर्गी किसी को हो सकता है, बालक, वृद्ध, पुरुष, स्त्री। मानसिक तनाव या अवसाद से मिर्गी नहीं होती है। अच्छे भले हंसते गाते हुए इंसान को भी मिर्गी हो सकती है। मेहनत थकने, कमजोरी
मिर्गी खानदानी रोग नहीं होता और बहुत कम मामलों में इसका खानदानी प्रभाव देखा जाता है, जो कि संजोग से हो सकता है। 90 मामलों में खानदानी असर नहीं होता। मिर्गी के अधिकांश रोगियों का जो दिमाग होता है वह अच्छा होता है। यह बुद्धिमान होते हैं एवं चतुर होते हैं, समझदार होते हैं। मनोचिकित्सकों के अनुसार इस रोग से ग्रसित व्यक्ति आम लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस रोग का उपचार लगातार करने की आवश्यकता रहती है। इस रोग का उपचार 3 से 5 साल तक चलता है। 3 से 5 साल तक लगातार दवा लेने से 70% रोगी लगभग सामान्य कंडीशन में पहुंच जाते हैं। अन्य 30% रोगियों के लिए ऑपरेशन आवश्यक होता है। मिर्गी के रोगियों में आवाज बदल जाने, चक्कर आने, जुबान लड़खड़ाने की समस्या पाई जाती है। ऐसे रोगियों को सिर्फ ऑपरेशन से ही ठीक किया जा सकता है। ऑपरेशन के पूर्व रोगी के मस्तिष्क का MRI परीक्षण किया जाता है, जिससे उसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित है और उसी के आधार पर शल्य चिकित्सा की जाती है। शल्य चिकित्सा से प्रभावित भाग को निकाल दिया जाता है तथा 2 साल औषधि लेने के बाद रोगी पूर्णतया ठीक हो जाते हैं। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में ऑपरेशन गामा नाइफ रेडियो सर्जरी लेजर किरण द्वारा किया जाता है। इनका ऑपरेशन कैसे किया जाता है? गामा नाइफ रेडियो सर्जरी लेजर द्वारा किया जाता है, जिसमें बिना चीर फाड़ के ही विकृति को हटा दिया जाता है। ऐसे रोगी को घबराना नहीं चाहिए। समाज में हम लोगों को उचित स्थान देना चाहिए। संयम से इस पे हम काबू पा सकते हैं। ये आप लोगों के सामने था मिर्गी रोग। मिर्गी चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा आप लोगों के सामने क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यह काफी लाभकारी है आप लोगों के लिए। मिर्गी के कितने प्रकार होते हैं? पहला क्वेश्चन है, मिर्गी के कितने प्रकार होते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 2, 3, 4 और 5। अभी आपको कितना प्रकार बताया गया? 2 प्रकार बताया गया। फोकल मिर्गी का मुख्य लक्षण क्या है? एक, शरीर के एक हिस्से में दौरा, पूरे शरीर में दौरा, बेहोशी या हाथ पैर हिलना। फोकल मिर्गी में क्या होता है? शरीर के एक हिस्से में दौरा होता है। सामान्यकृत मिर्गी के दौरे का लक्षण क्या होता है? मिर्गी के दौरे का लक्षण शरीर के एक हिस्से में, जनरल सामान्य सिंपल, पूरे शरीर में दौरा, केवल चेहरे पर दौरा या केवल पैरों में दौरा। तो सामान्यकृत मिर्गी में पूरे शरीर में दौरा, एक शरीर के एक अंग से होकर के पूरे शरीर में। मिर्गी के किस प्रकार में व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश हो जाता है? फोकल, सामान्यकृत, आंशिक या टॉनिक वाला? वो सामान्यकृत मिर्गी में व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। फोकल मिर्गी को किस अन्य
किस नाम से हम जानते हैं? आंशिक मिलगी के नाम से। इसको हम आंशिक मिलगी के नाम से जानते हैं। सामान्यीकृत मिलगी में कितने प्रकार के दौरे हैं? आपके सामने इसके 4 ऑप्शंस हैं। A3, B2, C6, D5। तो आपका सही आंसर होगा सामान्यीकृत मिलगी के कितने प्रकार के दौरे होते हैं? तो C, 6 प्रकार के दौरे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोकल मिलगी का कौन सा प्रकार होता है? कन्वेंस मिलगी, टॉनिक मिलगी, सिंपल पार्टियल मिलगी या मायोक्लोनिक मिलगी? तो 4वां नंबर का फोकल मिलगी का एक प्रकार होता है सिंपल पार्टियल मिलगी। सामान्यीकृत मिलगी के दौरे में कौन सा चरण शामिल होता है? सामान्यीकृत मिलगी के दौरे में कौन सा चरण शामिल होता है? केवल टॉनिक, केवल क्लोनिक, टॉनिक क्लोनिक या आंशिक? तो इसका सही आंसर होगा सी, टॉनिक क्लोनिक। मिलगी के किस प्रकार में व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर असर नहीं पड़ता है? सिंपल पार्टियल मिलगी, कॉम्प्लेक्स पार्टियल, सामान्यीकृत या टॉनिक मिलगी? तो मानसिक स्थिति पर असर नहीं पड़ता है सिंपल पार्टियल मिलगी पर। और किस प्रकार की मिलगी को अवेंस मिलगी भी कहा जाता है? ए, सिंपल पार्टियल, बी, कॉम्प्लेक्स पार्टियल, सी, मायोक्लोनिक या डी, सामान्यीकृत अवेंस? तो डी इसका सही आंसर है सामान्यीकृत अवेंस। इस क्वेश्चन में आंसर भी दिया हुआ है आप लोगों को। तो ये एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के सामने थे। तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के स्टूडेंट्स के लिए इस पेपर की तैयारी थोड़ा बेहतर ढंग से करिए, रिजल्ट बेहतर हो। जहां भी आप सुझाव देना चाहें